यहां पे जो लिखा है, क्या आप इसको गैस कर सकते हो? यू आर अ जीनियस, राइट? रॉन्ग। चलो कोई बात नहीं अगर ये मिस हो गया, क्योंकि आप खुद को तो एक जीनियस ही बोलोगे अगर आपने ये नोटिस कर लिया कि मेरी टी शर्ट का कलर बदल चुका है। इस चीज के पीछे काम करती है ह्यूमंस की एक सुपर पावर, जिसे जो लोग कंट्रोल कर लेते हैं उन्हें हम कहते हैं डिटेक्टिव्स, एजेंट्स, साइकोलॉजिस्ट, मेंटलिस्ट, साइंटिस्ट, मैजिशियंस या मल्टी बिलियनियर्स। वो सुपर पावर जिसकी मदद से लियोनार्डो डा विंची ने मोनालिसा बनाई और चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। वो जिससे न्यूटन को एक सेब में ग्रेविटी दिखी और इलॉन मस्क को मार्स पर लाइफ। ये वही पावर है जिसने बचपन में हमें चलना, बोलना, चेहरा पहचानना, भाषा समझना, इमोशंस को फील करना, सब कुछ सिखाया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एज के साथ साथ ये पावर दिमाग की किसी बेसमेंट में धंसती चली गई। इसकी कम यूज से हमारी परफॉर्मेंस घटती है, करियर ग्रोथ रुकती है, मेंटल इश्यूज जैसे कि ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, ये सब पैदा होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी कमी हमें दुनिया के 99% ग्रुप में शामिल करती है। ये है ब्रेन्स पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या हमारा ब्रेन सच में इतनी बारीकी से डिटेल्स ऑब्जर्व कर सकता है? और क्या हो अगर हम सच में शर्लॉक की तरह चीजों को ऑब्जर्व कर पाए? कितनी आसान होगी हमारी लाइफ अगर हम अपने सारे सेंसेस को उनके फुल पोटेंशियल पे यूज कर पाए? इसका क्या इंपैक्ट होगा हमारे रिलेशंस, हमारे करियर और हमारी पर्सनैलिटी पर? और क्या आपने ये नोटिस किया कि पिछले 2 मिनट में मेरी टी शर्ट का टेक्स्ट 2 बार बदल चुका है? आने वाले 20 मिनट में मैं आपकी ब्रेन की मेमोरी, सेंसेस और अटेंशन को ऐसे ही 5 बार चैलेंज करने वाला हूं। हर चैलेंज के साथ आपकी ऑब्जर्वेशन एक लेवल प्लस होती जाएगी। स्पेशली जो हमारा लास्ट चैलेंज है, द रूम क्योस, जिसके बाद आपको यह समझ आएगा कि कैसे चीजों को ऑब्जर्व करने से आप वो देख सकते हो जो बाकी दुनिया आंखों से भी नहीं देख पाती। मैं आपको ना पूरे कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूं कि इंटरनेट पे आज तक आपने ऐसी प्रैक्टिकल वीडियो नहीं देखी होगी जो आपको एक जीनियस की तरह सोचना सिखाए। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कोई फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज हैक्स या डिटेक्टिव टिप्स नहीं देने वाला। मैं आपको वो हिडन ब्रेन साइंस बताने वाला हूं जिसके पीछे मेरी और मेरी टीम की रिसर्च है। हमने 3 बुक्स पढ़ी हैं, हमने कई डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, हमने कई साइकोलॉजिस्ट के पॉडकास्ट सुने, हमने कई रिसर्च पेपर्स पढ़े, सो दैट आप अपने ब्रेन के उन हिस्सों को अनलॉक कर पाओ जिससे आप भी प्रॉब्लम्स को झट से सॉल्व कर पाओ, रिलेशंस को परफेक्ट बना पाओ, अपने करियर में 10x ग्रो कर पाओ और अपनी लाइफ को मास्टर कर पाओ। याद रहे कि आपको अपना पूरा फोकस मेरे वर्ड्स, दिख रहे विजुअल्स और पैटर्न्स पर रखना है, क्योंकि अगर आपका अटेंशन टूटा तो शायद वीडियो की लास्ट लाइन पे आप मजबूर हो जाओ पूरी वीडियो दोबारा देखने के लिए। इसलिए बी फोकस्ड, क्योंकि क्या रियलिटी है और क्या इल्यूजन ये बस ऑब्जर्व करने से समझ आएगा। How did you see that? मैंने अपनी आंखों से उसे उस कार में बैठते हुए देखा है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाने की जरूरत है भी या नहीं। तो सोचो तुम एक प्लेन उड़ा रहे हो जिसमें सिर्फ 20 लोग बैठे हैं और अचानक से प्लेन के एक इंजन में आग लग जाती है। प्लेन में सिर्फ 12 पैराशूट है जिसमें से 6 लोग एक एक पैराशूट लेकर कूद जाते हैं और उस बीच 2 पैराशूट्स हवा से बाहर निकल जाते हैं। अब प्लेन में सिर्फ 4 पैराशूट बचे हैं और 14 लोग। तो अब आप बताओ पायलट की एज कितनी होगी? अब अगर बिना दोबारा सुने आपके दिमाग में जवाब आ गया तो कांग्रेट्स, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बाकियों से अच्छी है। और अगर अभी भी पायलट की एज कैलकुलेट कर रहे हो तो सवाल को एक बार दोबारा सुनो, जवाब वही है। इसे ही कहते हैं ऑब्जर्वेशन स्किल, या फिर मैं कहूं डिटेल कैप्चरिंग। कुछ पॉइंट्स को थ्रू आउट द वीडियो में इस फनल में डालता रहूंगा जिससे समराइज करने में हमें हेल्प होगी। तो दुनिया में जो 3rd हाईएस्ट आईक्यू रखने वाली है मैरिलिन वॉस सेवांट, उनका कहना है कि टू एक्वायर नॉलेज वन मस्ट स्टडी, बट टू एक्वायर विजडम वन मस्ट ऑब्जर्व। और यहां ऑब्जर्वेशन का विजडम से क्या लेना देना है ये मैं आपको समझाता हूं एक नाम से, सफीन हसन। आप में से कई लोग इन्हें जानते होंगे। ये है इंडिया के यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने सिर्फ 22 की एज में अपने पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्रैक कर दिया। सोचो, जिस एग्जाम के लिए लोग सालों साल लगे रहते हैं, सफिन ने वो 1 साल की तैयारी में निकाल दिया, वो भी बीटेक करने के बाद।
पर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक बीटेक एस्पिरेंट इतने अच्छे मार्क्स से यूपीएससी निकाल देता है, वो भी पहली बार में? तो इसका जवाब खुद आप उनके मुंह से सुनो। तो पीपल से कि सर 1 साल की मेहनत में आपने एग्जाम क्लियर कर दिया। यस, टेबल और चेयर पे बैठ के करने वाली मेहनत 1 साल की थी, लेकिन उसके पीछे की मेंटल प्रिपरेशन कितनी पुरानी थी। क्योंकि जब वो कॉलेज में थे तब 4 साल का वक्त उन्होंने यूपीएससी क्रैक कर चुके ऑफिसर्स, लास्ट एस्पिरेंट्स के इंटरव्यूज, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी कमियों को ऑब्जर्व करने में बिताया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उस टाइम जब बहुत लोग सोशल मीडिया में खाली टाइम बिता रहे थे, तब सफीन एनजीओज में स्लम बच्चों के साथ नजर आते थे। उसका कारण है क्योंकि मुझे पता था कि फ्यूचर में यही काम करना है, क्यों ना अभी से उसकी ट्रेनिंग ले लो। इनफैक्ट इस ऑब्जर्वेशन ने उन्हें सिर्फ एग्जाम्स में नहीं बल्कि इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मदद की, क्योंकि इंटरव्यू डेट से जस्ट 1 महीने पहले वो बुरी तरह बीमार पड़ गए थे और लगभग पूरे 1 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद बिना किसी प्रिपरेशन के डायरेक्ट सिर्फ अपने इतने सालों की ऑब्जर्वेशनल स्टडी के बिहाफ पर इंटरव्यू देने पहुंचे। और सोचो क्या, उन्होंने ना सिर्फ इंटरव्यू क्रैक किया बल्कि इंडिया में सेकंड हाईएस्ट मार्क्स क्रॉस किए। अब ये तो बहुत छोटा एग्जांपल था कि ऑब्जर्वेशन पावर का यूज करके आप क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा सा भी झांक कर देखें तो पता चलेगा कि आज तक जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं वो सिर्फ ह्यूमंस की ऑब्जर्वेशन स्किल्स का रिजल्ट है। अब जरूरी तो नहीं है कि आपको साइंटिस्ट ही बनना हो, पर इन्वेंशन से यहां मेरा मतलब है आइडिया जनरेशन। क्योंकि चाहे जोमेटो हो या ओला उबर, ऑनलाइन शादी कराने का आइडिया हो या फिर शादी के बाद होटल बुक कराने का, कौन सा स्टॉक सालों बाद लाखों दे सकता है और कौन सा यूट्यूब आइडिया करोड़ों, ये हर चीज इन लोगों ने अपनी ऑब्जर्वेशन से ही हैक करी थी। अब ऐसा तो नहीं है कि आप ऑब्जर्वेशन में एकदम जीरो हो। इनफैक्ट आप अपनी डेली लाइफ में काउंटलेस ऑब्जर्वेशंस करते हो। जैसे किसी के फेशियल एक्सप्रेशंस देखकर हम समझ जाते हैं कि उसका मूड कैसा है, और ये हमने कभी किसी किताब से नहीं सीखा। जब हम आंखें बंद करते हैं, अंधेरे में होते हैं, खाते समय हमारा हाथ बिल्कुल सही डायरेक्शन में पहुंचता है। दूर अंधेरे में किसी के चलने की आवाज से हम समझ जाते हैं कि कौन आ रहा है। इनफैक्ट बाइक की आवाज सुनकर हम पहचान लेते हैं कि ये मेरी बाइक है। मदर्स वो अपने बच्चों की हरकतें देखकर बता देती हैं कि उनको क्या दिक्कत है। इनफैक्ट जिसे हम कॉमन सेंस कह देते हैं, वो एक्चुअली में हमारी ऑब्जर्वेशनल स्किल ही तो है। पर प्रॉब्लम यह है कि हम इस स्किल को कॉन्शियसली यूज नहीं कर पाते। जैसे जो लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं वो बहुत बार एस्केलेटर्स यूज करते होंगे, पर शायद किसी ने ऑब्जर्व किया हो कि उसके हैंड रेल्स की स्पीड हमेशा स्टेयर्स की स्पीड से थोड़ी तेज होती है। या फिर नॉर्मल सड़कों पर चलते हुए ये नोट कर पाना कि ज्यादातर ट्रैश बिन्स सड़कों के किनारे, टर्न्स, किसी स्टॉप या किसी डिसीजन मेकिंग पॉइंट पर ही रखे होते हैं। इनफैक्ट एक बहुत बेसिक सी डिटेल बताता हूं। बस स्टॉप्स या सभी मेट्रो स्टेशंस पर जो बैठने के बेंचेस होते हैं वो ज्यादातर कर्व्ड शेप में ही होते हैं, सो दैट वहां पे कोई सो ना जाए। अब इस चीज को प्रॉपर्ली समझने के लिए ना मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। सोचो आपको मौका मिले शाहरुख खान के साथ 1 हफ्ता रहने का। Hi everybody. तो इन 7 दिनों में आप क्या करोगे? आप बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करोगे। वो कैसे बोलते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं, रूटीन क्या है उनका, हर चीज जानने की कोशिश करोगे। पर क्या आपको पता है जिस दोस्त के साथ आप सालों से हो उसका फेवरेट शू ब्रांड कौन सा है? भाई मेरा भाई। ये होती है कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन, जो कुछ लोगों को स्मार्ट बनाती है। जो लोग डेली अपनी लाइफ में कॉन्शियसली अपने ब्रेन को डिटेल्स ऑब्जर्व करने पे मजबूर करते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ब्रेन ऑब्जर्वेशन को थॉट क्लाउड से ऊपर रखता है। इस लाइन को अभी के लिए मैं यहाँ पे पिन कर देता हूँ, क्योंकि अभी ये समझ नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे ये पॉइंट हम वापस लेके आएंगे। क्योंकि इससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या हम जो कुछ भी आंखों से देखते हैं उस सबको ऑब्जर्व कर भी सकते हैं या नहीं। क्योंकि मान लो अगर आपने कॉन्शियसली दुनिया को ऑब्जर्व करना शुरू भी कर दिया तो आखिर क्या क्या और कितना ऑब्जर्व करोगे? एक दिन में हमारे सामने हजारों चीजें, लाखों आवाजें और पता नहीं कितनी स्मेल्स आकर गुजरती हैं। ऐसे में आप किस किस पर कितना ध्यान दे सकते हो? और एक बार अगर हम साइंटिफिकली डेटा को देखें तो ब्रेन अपने सारे सेंसेस का यूज करके हर सेकंड लगभग 11 मिलियन पीसेस ऑफ डेटा कलेक्ट कर रहा होता है, लेकिन इसमें से सिर्फ 40 को ही वो रियल टाइम में प्रोसेस कर पाता है। मतलब आपके सेंसेस से आ रही इंफॉर्मेशन का आप सिर्फ 0.0003% ही सच में कलेक्ट कर पाते हो। जैसे इतनी देर से आप मुझे देख तो रहे हो, पर क्या आपको याद है कि कितनी और कौन कौन सी चीजें अब फ्रेम में नहीं है? ये याद रखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप देख तो सब कुछ रहे हो पर ऑब्जर्व सिर्फ मेरी बातों को कर रहे थे। यानी हमारे ब्रेन की कैपेसिटी भले ही अनलिमिटेड हो, पर उसमें इनपुट डालने वाले दरवाजे लिमिटेड होते हैं। तो कैसे ऑब्जर्व करना है ये जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि कितना और क्या ऑब्जर्व करना है।
इस चैलेंज को देखो जिसका नाम है डबल टच गेम। इसमें आपको समझ आएगा कि देखने और ऑब्जर्व करने में डिफरेंस क्या होता है। इसमें कोई 2 प्लेयर्स रोप को घुमाएंगे और बाकी लोग बस उसमें से जंप करके निकलते जाएंगे। टेस्ट बहुत सिंपल है, आपको बस इन ग्रीन गर्ल्स को ऑब्जर्व करना है कि आखिर इन्होंने कितनी बार रोप जंप करी। तो रेडी है, स्टार्ट करते हैं। तो आपने कितने जंप्स गिने? 38? अगर हाँ तो कांग्रेट्स, आपका जवाब सही है। पर क्या आपने इन जंप्स के सिवाय कुछ और भी नोटिस किया? शायद एक बड़ा सा चिकन। अब काफी लोगों ने ये मिस किया होगा, बट मे बी आप में से कई लोग ज्यादा स्मार्ट होंगे, उन्हें ये दिख गया होगा। पर क्या आपको याद है पीछे दिख रही वॉल का कलर क्या था? साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सिलेक्टिव अटेंशन, और जो मैंने आपके ब्रेन के साथ किया ना, उसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन एटिक। और यही है जो आपको मदद करेगा ये जानने में कि इतनी बड़ी दुनिया में आंखों के सामने से गुजरती इतनी सारी चीजों में से आपको क्या ऑब्जर्व करना है। जैसा आप इस पेड़ को जानते हो, ये वो पेड़ है जिसके नीचे बैठकर न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया आया था। तो मान लो अगर न्यूटन की जगह इस पेड़ के नीचे कोई और बैठा होता, सेब गिरता, तो क्या ऑब्जर्व करते? जनरली यही कि सेब नीचे गिरा और उसको उठाकर खा लो, सिंपल। और मान लो वहां पे कोई किसान बैठा, तो वो ही ऑब्जर्व करेगा कि यार सारे सेब जो है ना वो पक चुके हैं, अब इनको तोड़ सकते हैं। लेकिन इसकी जगह जो न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, उसने मॉडर्न फिजिक्स की हिस्ट्री बदल दी, और इसी को कहते हैं ब्रेन एटिक। क्या है ये ब्रेन एटिक? ब्रेन एटिक एक मेटाफोरिकल टर्म है जिसको शर्लॉक होम्स के राइटर ने यूज किया था। इसका मतलब है कि ब्रेन एक्चुअली में एक एटिक है, मतलब एक खाली कमरे की तरह होता है जिसके अंदर हम अपने इंटरेस्ट, यूजेज और फायदे के अकॉर्डिंग फर्नीचर रख सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो मेरे घर में मैक्सिमम जो फर्नीचर है, फर्निशिंग है, जो थीम है, वो ब्लू कलर का है। अब जब भी मैं फर्नीचर लेने जाऊंगा तो मेरा ध्यान हमेशा ब्लू आइटम्स पे ही होगा। यानी ब्रेन एटिक आपका सबकॉन्शियस माइंड है, और जैसा आप उसको स्ट्रक्चर दे दोगे, उसी के हिसाब से आप उसके अंदर फर्नीचर लाओगे, मतलब उसी के हिसाब से आप डिटेल्स उसके अंदर डालोगे। और यही मैंने आपके साथ इस गेम में किया। आपके ब्रेन को मैंने पूरी तरह से जब काउंटिंग में फंसाए रखा, जिसके चक्कर में कुछ लोगों ने चिकन मिस कर दिया और कुछ ने वॉल का कलर। और कुछ लोग जो ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने दोनों चीजों को ऑब्जर्व कर लिया, तो क्या किसी ने रोप हैंडलर्स को बदलते देखा? डेली लाइफ में कोई भी काम करते वक्त आपके सामने कई चीजें होती होंगी, पर आप क्या ऑब्जर्व कर पाते हो, ये इस पे बहुत डिपेंड करेगा कि आपका ब्रेन एटिक किस तरह का है। आमतौर पे लोग अपने ब्रेन एटिक को अनकॉन्शियसली बनाते हैं, अपने प्रोफेशन या अपनी डेली वर्क के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस से आते वक्त अगर आप एक मोहल्ले से गुजर रहे हो, तो आपके लिए नोटिस करना बहुत मुश्किल होगा कि रास्ते में कौन सी बाइक अभी आकर खड़ी हुई है और कौन सी काफी देर पहले से खड़ी है। लेकिन कोई स्मार्ट पुलिस ऑफिसर जो वहां जस्ट अभी आया किसी का पीछा करते हुए, वो तुरंत जान लेगा। तो चलो अब चेक करते हैं कि क्या आप अपने ब्रेन एटिक को सेट करना सीख सकते हैं या फिर नहीं। आपके सामने 15 आइटम्स की पिक्चर्स हैं। अपने ब्रेन एटिक को फॉर्म कीजिए सिर्फ ईटेबल आइटम स्टोर करने के लिए, यानी आपको सिर्फ ईटेबल आइटम्स ही याद रखने हैं, और आपके पास है पूरे 15 सेकेंड्स। टाइम अप। अब अगर ये टास्क मैंने किसी ग्रोसरी स्टोर वर्कर या ग्रोसरी सेल्स पर्सन को दिया होता, तो वो आसानी से इनको याद रख लेता। पर आपको भी मैंने प्रिपेयर किया था, तो आपको कितने ईटेबल आइटम याद रहे? 5, 7 या फिर 8? आप में से ज्यादातर लोगों को 5 या 6 आइटम्स याद रहे होंगे, क्योंकि हमें पता भी होना क्या ऑब्जर्व करना है। तो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जनरली 7 आइटम्स ही स्टोर होती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे 7 नंबर के रेफरेंस में ही चीजें होती हैं। और मैंने एक इस पे रील भी बनाई थी जो लोगों को बहुत पसंद आई थी, आप इसको बाद में देख सकते हो। हो सकता है कि आप चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व भी कर रहे हो, लेकिन वीक शॉर्ट टर्म मेमोरी की वजह से आप चाहकर भी चीजों को याद नहीं रख पाते, और यही रीजन बनता है बहुत लोगों में लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन का। ऐसा नहीं है टटिया। अरे टट्टा नहीं सकता यार सर। लेकिन क्या अब शॉर्ट टर्म मेमोरी बढ़ाना पॉसिबल है?
तो ये तो आपको पता ही होगा कि ब्रेन के पास मेनली दो तरह की मेमोरी स्टोरेज होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म और दूसरी लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म यानी लिमिटेड मेमोरी, मतलब आपके ब्रेन का रैम, और वहीं लॉन्ग टर्म जो हिपोकैम्पस में स्टोर होता है, मतलब जो अनलिमिटेड है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक, अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को बढ़ा लिया जाए, जो एक्चुअली में पॉसिबल है, बेटर एक्सरसाइज करके, हेल्दी डाइट लेके, 8 घंटे की नींद लेके, मेडिटेशन करके, स्ट्रेस फ्री ब्रेन और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। आप जो बोल रहे हैं वो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। बेशक इसके लिए दूसरा तरीका पॉसिबल है, डेटा को डायरेक्टली शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में ट्रांसफर कर देना। देखो, ये सबको पता है कि आप कोई भी चीज जब रिपीट में करते हो, ब्रेन के सामने वो बार बार जब आती है तो वो याद हो जाती है। या फिर यूं बोलूं कि हिपोकैम्पस में स्टोर हो जाती है। पर क्या आपको उस मूवी की कहानी याद है जो आपने लास्ट टाइम थिएटर में देखी थी? बिल्कुल याद होगी, चाहे आपने उसको रिपीट पे नहीं भी देखा था। इसी साइंस पे काम करती है मेमोरी पैलेस टेक्निक या फिर लोसाई टेक्निक, जिसे खुद शर्लॉक को यूज करते दिखाया गया। Get out, I need to go to my mind palace. और लगभग 556 BC में ग्रीक और रोमन लोग भी इसको यूज करते थे। इसको अगर मैं एक लाइन में समझाऊं तो आपका ब्रेन पॉइंट डिटेल्स की जगह वायर डिटेल्स को आसानी से याद रख पाता है। पॉइंट डिटेल, वायर डिटेल, कॉम्प्लेक्स हो गया। बहुत सिंपल वर्ड में बोलूं, कहानी। और वही कहानी हर जगह चलती है। हमारा ब्रेन न्यूरॉन से भरा पड़ा है, यूं कहूं कि उलझे तारों से, जो लगातार कनेक्शंस बनाते रहते हैं। इसलिए चीजों को याद रखने के लिए उन्हें कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, यानी कुछ एक कहानी के तौर पे चीजों को याद रखना, वो भी रैंडम कहानी से नहीं, बल्कि किसी नोन लोकेशन पर बनी हुई कहानी, जैसे आपका घर, ऑफिस या फिर बगल वाली चाय की टपरी। और अब अगर मुझे उस ग्रोसरी लिस्ट में से ईटेबल आइटम्स को याद करना हो तो मैं उन्हें अपने घर के किचन में प्लेस करता जाऊंगा, वो भी एक अजीब सी कहानी के साथ। जैसे मैंने टेबल पर देखा तो कुछ बन पिज्जा के ऊपर कूद रहे थे, जिसे देखकर मुझे भूख लग गई, और जैसे ही मैं अंदर गया तो वहां अंडों की बारिश होने लगी, और आगे बढ़ते ही जमीन पर फैले घी पर पैर रखते ही मैं फिसल गया, और जब फ्रिज खोला तो उसमें ब्रेड पर आराम करते एप्पल मुझे घूरने लगे। लेकिन इससे पहले कि कुछ करता, मेरी वाइफ मार्केट से मेरे लिए कोल्ड कॉफी और बर्गर्स ले आई। कोई सेंस है इस बात की? अब अगर इस वीडियो के एंड होने के बाद भी इन आइटम्स को याद करने की कोशिश करोगे तो बहुत चांसेस आपको मैक्सिमम आइटम्स याद रहेगी। इनफैक्ट ये स्टोरी आपको और ज्यादा याद रहेगी अगर सोचते टाइम आप इस विजुअल की जगह अपने घर की किचन को दिमाग में रखोगे। तो अब आपको पता है कि क्या ऑब्जर्व करना और कितना ऑब्जर्व करना है। तो शायद अभी भी आप इन प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। वीडियो देखने के कुछ टाइम बाद ये सभी प्रैक्टिसेस, और उसका रीजन है ब्रेन ऑब्जर्वेशन को थॉट क्लाउड से ऊपर रखता है। याद है मैंने कहा था कि सभी सुपर स्मार्ट लोग कॉन्शियसली ऑब्जर्व इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो इस फैक्ट को जानते हैं। तो अब चाहो तो वीडियो स्किप करके सीधा डायरेक्ट चैप्टर 4 पे जा सकते हो, हाउ टू ऑब्जर्व, वहां से स्टेप्स जान सकते हो। लेकिन जैसे डिस्ट्रैक्शन पहले से पता होने पे काम को हम और एफिशिएंटली कर पाते हैं, वैसे ही अगर थॉट क्लाउड कहां और कैसे अफेक्ट करता है ये पता होना, तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन को और शार्प कर सकते हो। तो अब जो मेरे साथ हैं वो चल रहे हैं वहां जहां मेरी, आपकी और इन सब लोगों की ऑब्जर्वेशन स्किल्स एक लेवल पर थी, यानी कि बचपन। कभी सोचा है कि बचपन में जब हमें बोलना या लैंग्वेज समझना नहीं आता था तो हम सोचते क्या थे, हमारे दिमाग में थॉट्स कैसे आते थे, आते भी थे कि नहीं आते थे? तो टोनी के जाविस की तरह हम सबके दिमाग में एक पर्सनल असिस्टेंट होता है, जिसको हम इनर वॉइस या फिर मन कहते हैं, जो लगातार हमसे हमारी लैंग्वेज में ही बात करता रहता है। Serve as a viable replacement for palladium. अब जैसे मेरे और आपके दिमाग में जो आवाज है वो बाय डिफॉल्ट हिंदी में या फिर हमारी मदर टंग में होगी, पर अगर कोई साउथ में रहता है तो उसके दिमाग में जो इनर वॉइस है वो तमिल, तेलुगु या कन्नड़ में होगी। उसके थॉट्स, ख्याल, सही और गलत की आवाज उसी लैंग्वेज में होगी जिस लैंग्वेज को वो बोलता होगा। पर बच्चों का क्या, जिन्हें कोई लैंग्वेज ही नहीं आती? बच्चों के दिमाग में भी एक इनर वॉइस होती है, पर वो वर्ड्स की नहीं बल्कि सेंसेस की फॉर्म में होती है। एक्चुअली में बच्चे चीजों को समझने और जानने के लिए पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं अपनी सेंसेस पर, जिससे वो बाहरी दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं कि कोई कैसे चल रहा है, कैसे बोल रहा है, यहां तक कि कोई नॉन लिविंग चीज भी कैसे दिख रही है। इसलिए आपने ये देखा होगा कि बच्चे वही करने लग जाते हैं जो वो देखते या सुनते हैं, बिना सोचे कि वो सही है या गलत। और इस सेंसेशनल डेटा गैदरिंग को ही कहते हैं प्योर ऑब्जर्वेशन।
क्योंकि बर्थ के 3 से 4 महीने के बाद ही आपका ब्रेन चीजें ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, और इतनी स्पीड से कि हर सेकंड में 1 मिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स बन रहे होते हैं, जिसका रिजल्ट सिर्फ 1 साल में ही ब्रेन का साइज डबल हो जाता है। इनफैक्ट उस वक्त हम बिना लैंग्वेज और थॉट प्रोसेसिंग के भी दुनिया की चीजों को इतनी तेजी से सीख रहे होते हैं कि 5 साल तक हमारा ब्रेन लगभग 90% डेवलप हो चुका होता है। हालांकि ब्रेन के बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, पर 90% का मतलब है कि जितना ब्रेन हमारी पूरी लाइफ में डेवलप होता है उसका 90% 5 साल में हो चुका होता है। इनफैक्ट सिर्फ 5 साल ही नहीं, बल्कि उसके कई साल बाद भी बच्चों को वो चीजें जानने में मजा आता है जो किसी और को नहीं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रिज की लाइट एग्जैक्टली कब बंद हो रही है इसको चेक करना, वो प्लेन के जाने के बाद आसमान में जो बादल बना उसको देखना, लाइट स्विच को एग्जैक्ट बीच में करके ये चेक करना कि क्या लाइट जलेगी या नहीं, टीवी के रिमोट को अलग अलग डायरेक्शन से टेस्ट करना कि कहां से चलेगा और कहां से नहीं। वी आर बॉर्न ऑब्जर्वर्स। बट अब क्या इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम के साथ साथ हमें लॉजिकल थिंकिंग या क्रिटिकल थॉट्स मिलते हैं, वैसे वैसे हमारी ऑब्जर्वेशन वीक होने लग जाती है? क्या जितना हम दुनिया के रूल्स और नॉर्म्स को जानते हैं, उतना ही खुद से चीजें जानने की कोशिश कम करने लग जाते हैं? या फिर यूं बोलूं कि थॉट्स ही हैं ऑब्जर्वेशनल ब्लॉकेज? तो इसका जवाब आपको मिलेगा हमारे नेक्स्ट चैलेंज में। आने वाले 5 सेकंड्स में मैं हाथों से जितने नंबर्स आपको दिखाऊंगा, आपको बस उन्हें काउंट करना है। तैयार है? पूरे फोकस के साथ देखना। मैं और मेरे 4 दोस्त पिछले 6 दिन से तुम्हें सुबह जल्दी 5 बजे उठने की जगह लेट 10 बजे उठने की आदत डालने के लिए कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारे दोनों कानों में मेरी बात जा ही नहीं रही। तो आपने कितने नंबर्स गिने? अगर तो जवाब 5 है तो कमाल है, आप बिल्कुल सही हो। लेकिन क्या कुछ मिस कर गए? एक बार दोबारा सुनो बिना विजुअल्स के। मैं और मेरे 4 दोस्त पिछले 6 दिन से तुम्हें सुबह जल्दी 5 बजे उठने की जगह लेट 10 बजे उठने की आदत डालने के लिए कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारे दोनों कानों में मेरी बात जा ही नहीं रही। आपने ये ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने 5 बजे उठने को गलत और 10 बजे उठने को सही बताया था। साइकोलॉजी में इसे मैकगर्ग इफेक्ट कहते हैं, जब विजुअल और वोकल इंफॉर्मेशन का मिसमैच ब्रेन में कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। लेकिन इस एग्जांपल का सीधा मतलब यह था कि नंबर काउंटिंग और विजुअल कंफ्यूजन में आपके थॉट्स इतने ज्यादा बिजी और इन्वॉल्व हो गए कि आप बहुत बेसिक सी डिटेल को भी ऑब्जर्व नहीं कर पाए, और इसी को कहते हैं थॉट क्लाउड। यानी ब्रेन में बहुत सारे थॉट्स का वो ट्रैफिक जो ऑब्जर्वेशन स्किल को वीक बना देता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हम बेशक थॉट्स को आने से रोक नहीं सकते, बट थॉट्स कब आए ये जरूर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन सिर्फ अपने सेंसेस के थ्रू ही लेता है, जिसको कहते हैं ऑब्जर्व करना, और वही इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाकर प्रोसेस होती है, जिसको हम कहते हैं थॉट्स। इन 2 प्रोसेस के बाद ही आप कोई इमोशन फील करते हो या फिर कोई एक्शन लेते हो। मतलब आपकी लाइफ में लिया कोई भी डिसीजन इस पहले स्टेप से ही स्टार्ट होता है, और इसी से हमारी ये लाइन प्रूव होती है कि हमारा ब्रेन ऑब्जर्वेशन को थॉट क्लाउड से ऊपर रखता है। पहले ऑब्जर्वेशन आती है और उस हिसाब से हमारे थॉट्स आते हैं, और यही कारण है कि जिनकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होती है वही लोग लाइफ में एक्सट्रीम अचीव कर पाते हैं, इमोशनली ज्यादा खुश रह पाते हैं और सेटिस्फैक्टरी लाइफ जी पाते हैं। अब आपको ये तो पता है कि ऑब्जर्वेशन वो पहला काम है जो दुनिया से इंटरेक्ट करने वक्त आप करते हो, लेकिन अब कुछ भी देखते वक्त आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि मुझे ऑब्जर्वेशन करनी है और उस पर थिंकिंग करनी है? तो अब इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा हमारे लास्ट चैप्टर में, हाउ टू ऑब्जर्व। अब आ गया हमारा लास्ट चैलेंज, द रूम क्योस, जहां पे आप अपनी डेली लाइफ की चीजों को कैसे ऑब्जर्व करने वाले हो ये सीखोगे, वो भी खुद ऑब्जर्व करते हुए। सोचो आप इस रूम के कॉर्नर में बैठे हो और आने वाले 5 सेकंड में यहाँ क्या क्या हो रहा है आपको बस ये ऑब्जर्व करना है। बहुत सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। भाई कहा है ना तुझसे यार, कितना टाइम हो गया और कितना टाइम देगा तू? देख 2 ओए यार। तो आपने क्या क्या डिटेल्स ऑब्जर्व की? सबसे पहले तो एक इतना तेज बजता फोन जिसका कोई जवाब नहीं दे रहा, एक बंदा जिससे फोन पर बात करते करते कॉफी गिर गई, दूसरा बंदा जो बैठकर मैगजीन पढ़ रहा था, और तीसरा
जो घड़ी सही करने में लगा था। क्या इसके अलावा कुछ और नोटिस किया? नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि इस बार आप कर लोगे। हमारी आंखें ब्रेन के 90% डेटा कलेक्शन का कारण होती हैं। तो चलो पहले इन्हें बंद करते हैं और बिना इनके इस सीन को देखते हैं, मतलब सुनते हैं। भाई कहा है ना तुझसे यार, कितना टाइम हो गया और कितना टाइम लेगा? तू देख दो। क्या इस बार आपको फोन, पेज फ्लिपिंग, दूसरे बंदे की आवाज के अलावा किसी चिड़िया के चहचहाने की आवाज भी सुनाई पड़ी? यही हमारा पहला पॉइंट, सेंसेशनल डेटा गैदरिंग। हमारे सेंसेस, हर वक्त हमारे सभी सेंसेस काम कर रहे होते हैं और ब्रेन को बाहरी दुनिया की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, पर कई बार एक सेंस की किसी एक जगह इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होने की वजह से बाकी सेंसेस की एफिशिएंसी कम हो जाती है। जैसे हमारे उस पुराने चैलेंज में आप विजुअली इतना ज्यादा एंगेज हो गए थे कि कानों से बात सुनते हुए भी समझ नहीं पाए थे। और वैसे तो आपने कई जगह सुना होगा कि सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, या फिर हमारे शास्त्रों में, हिंदुइज्म में भी कहा जाता है कि इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करो। बट बहुत लोग, लाइफ बिजी है, टाइम नहीं है या फिर इंटरेस्ट नहीं है, उनको मुश्किल लगता है। तो ये वाला मेथड ट्राई करो, ये बहुत ही आसान है, कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। सिंपल है, कुछ मिनट निकालो और सिर्फ 5 चीजें अपनी आंखों से ऑब्जर्व करो। उसके बाद 4 चीजें आप यहीं बैठे टच कर सकते हो, 3 आवाजें जो आंखें बंद करके आप सुनो, 2 फ्रेग्रेंसेस, ऐसी फ्रेग्रेंसेस जिनमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, और 1 ऐसी चीज जिसको आप टेस्ट कर सकते हो। लेकिन कोशिश करो हर रोज डिफरेंट हो। सेंसेस को कंट्रोल करने के साथ साथ आप अपनी डिटेल कैप्चरिंग की एबिलिटी को भी मल्टीप्लाई कर पाओगे। बट वेट, क्या उस रूम में आपने कुछ और भी ऑब्जर्व किया था? इस बार सिर्फ सामने दिख रहे टेक्स्ट पर ध्यान रखना। क्या क्वेश्चन पे लिखे हुए वर्ड्स के स्पेलिंग्स में आपको कुछ गड़बड़ दिखी? यह है फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन एटिक, यानी अपने ब्रेन को एक तरह की डिटेल्स कैप्चर करने के लिए प्रिपेयर करना। आपको मैंने बोला वर्ड्स पे ध्यान देना, आपने वर्ड्स पे ध्यान दिया। ऐसे जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और अगर हमारा ध्यान आसपास के लोगों पर हुआ, आसपास की चीजों पे हुआ, तो हम सामने वाले की बात को ढंग से सुन नहीं पाते, क्योंकि हमने ब्रेन को उसको सुनने के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया। और इसके लिए सबसे जरूरी है बिल्डिंग फोकस, मतलब जितना आपकी फोकस एबिलिटी अच्छी होगी उतना ही आप एक तरह की चीजों को नोटिस कर पाओगे। ऑब्वियसली इसके लिए मेडिटेशन से बेटर कोई टेक्निक नहीं है, पर आप सेंसफुल मेडिटेशन कर सकते हो। मतलब 10 मिनट तक मेडिटेट कर रहे हो तो हर 2 मिनट तक अपना फोकस सिर्फ एक सेंस पे रखो। जैसे 2 मिनट सिर्फ ब्रीदिंग पे ध्यान दो, 2 मिनट सिर्फ एयर फ्लो, 2 मिनट अपनी क्लोथिंग, 2 मिनट टच क्या है उस पे फोकस कर सकते हो। सेंसफुल मेडिटेशन आपकी हेल्प करेगी आपके फोकस को बढ़ाने में। और अगर आप ब्रेन एटिक की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए मेमोरी पैलेस टेक्निक, यानी चीजों को किसी अजीब स्टोरी की फॉर्म में याद रखना। आपके फोकस और मेमोरी के बढ़ने के साथ घटेगी आपकी डिस्ट्रैक्शन, बट जो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है थॉट क्लाउड, इसके लिए जरूरी है प्रेजेंस ऑफ माइंड। हमने 3rd चैप्टर में देखा कि कैसे कुछ देखते टाइम उससे रिलेटेड थॉट्स हमें और ज्यादा डिटेल्स कैप्चर करने से रोक देते हैं। और कई स्टडीज बताती हैं कि हमें दिन में जितने थॉट्स आते हैं उनमें से 95% रिपीट और 75% नेगेटिव थॉट्स होते हैं। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम हम आज और कल की यादों में भटकते रहते हैं। तो ऐसे में अगर आपको सामने दिख रही चीजों को ऑब्जर्व करना है तो प्रेजेंट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब आप जब भी किसी ऐसे स्टेट ऑफ ओवर थिंकिंग में जाते हो तो ट्राई करो बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक, जिसमें आपको कोई पोस्चर या स्पेशल जगह बैठने की जरूरत नहीं है। बस करना क्या है, अपनी बैकबोन को स्ट्रेट रखना है। पहले 4 की काउंटिंग तक इनहेल करो, फिर उसको 4 सेकंड्स के लिए होल्ड करो और फिर 4 तक गिनते हुए एक्सहेल करो और फिर वापस 4 सेकंड के लिए होल्ड करो। सिर्फ 3 रेपिटेशन में यह आपके ब्रेन और बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ा देता है, जिससे आप क्विकली प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। तो ये 5 प्रैक्टिसेस किसी भी नॉर्मल इंसान को एक एक्सट्रीम ऑब्जर्वर बना सकती हैं, क्योंकि इन प्रैक्टिसेस के रेगुलर यूज से आप इनडायरेक्टली वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने लग जाओगे जिनके बारे में शायद आपने इंटेंशनली सोचा भी नहीं होगा। जैसे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, क्रिएटिव ब्लॉकेजेस आने, सोशल एंजाइटी होनी, डिस्ट्रैक्शंस, सब लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, इन प्रैक्टिसेस से सॉल्व होगा। ह्यूमर नहीं है, इंप्रेशन नहीं बनता, लोगों से क्या बात करें समझ नहीं आता, थॉट फ्लो नहीं आता, थॉट कॉन्स्टिपेशन फील होती है, पर्सनैलिटी वीक लगती है और सबसे इंपॉर्टेंट अकेलापन फील होता है, लोनलीनेस। देखो, हम सबका मन हमसे बात करता है, लेकिन इन प्रैक्टिसेस से आप अपने मन से बात करना सीख जाओगे और आप जितना ही अंदर से खुद को जानते हो ना, दुनिया को पहचानना उतना आपके लिए आसान हो जाता है।
एक बहुत पॉपुलर कोट था ग्रेट इंडियन फिलोसोफर जे कृष्णामूर्ति का, ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर। मतलब कैसे आप उसको देख सकते हो जो आपके अंदर बैठकर पूरी दुनिया को देख रहा है। पर इस कॉन्सेप्ट पे कभी और बात करते हैं। अभी आप मुझे ये बताओ कि आपने सच में इस वीडियो को देखा है या फिर ऑब्जर्व किया है। जैसे अगर आपको ये पता है कि वीडियो के स्टार्टिंग में मेरे हाथ में ये वॉच थी, कुछ देर बाद ये, देन ये और अब ये। इनफैक्ट वॉच पकड़ पाना काफी मुश्किल होगा, लेकिन क्या आप पीछे रखी एक भी चीज को याद रख पाए? शायद नहीं, क्योंकि ये वो वॉल ही नहीं है जो वीडियो के स्टार्टिंग में थी।